तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है तो क्वेश्चन हो गया। हाँ, तुमने कर रही है कि नहीं? तो लास्ट वाला कौन सा वाला? 52। 52 में पूछा क्या था? बताओ जरा, मैं भी देखता हूँ, तब तक तुम बताओ जरा। जिसमें वो शो करना था डिस्टेंस की बड़ी है 2m। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ था, वो तो नहीं कह रहे हो? मैग्नेटिक नहीं नहीं, मैग्नेटिक्स में ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी था ये। अलग है। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, एक मिनट में जरा निकालता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, वही 52 में कैपेसिटर की प्लेट्स ही तो है ना शायद उसमें। क्यों संचित? संचित, Yes. ये है क्वेश्चन। आरुषि, क्वेश्चन नजर आ रहा है साफ साफ क्या हो रहा है इसमें? पहले तो पढ़ लो जरा, है ना? सभी लोग जरा क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, इसमें हो क्या रहा है, इसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। दिव्येश, तुम भी पढ़ो जरा ठीक से। वो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या होगा। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। क्वेश्चन ये कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। तो पोटेंशियल डिफरेंस v से इसको चार्ज किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया है। कौन सी वाली प्लेट नेगेटिव है? नीचे वाली। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स, है? बोलो। हाँ, किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड? दिव्येश तुम बताओ। किधर है? तुम पूछ रहे हो मेरे से कि तुम बता रहे हो? हाँ तो बताओ जरा, किधर है? हाँ, कैसे पता चला? तुमने कैसे डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है? कैसे? हम्म ठीक से बताओ, नहीं आया। हाँ, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये प्लेट है ए, ये है बी। अब बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी है कि बी से ए है? मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ। तो अभी तुम नेगेटिव से पॉजिटिव बता रहे हो। इलेक्ट्रॉन के छोड़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब तुमने यहाँ कैसे डिसाइड किया कि ए से बी है? कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी होगा?
अभी लाइट सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड्स है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगर हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो तुम बताओ कि केवल इस क्वेश्चन को छोड़ो, केवल ये बताओ कि ये है मैग्नेटिक फील्ड डॉट, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दे दी हमने यहाँ पर v, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डाउनवर्ड मतलब इधर नीचे, यहाँ ऐसे, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर तो चार डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड भी है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, कौन सी डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये? चलो Positive x-axis. ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है। तो अब ये डायरेक्शन निकालनी है हमको इलेक्ट्रॉन पर, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q V क्रॉस B। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? J कैप की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड है, यानी K कैप की डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा माइनस J क्रॉस K क्या होता है? I। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? माइनस I कैप की डायरेक्शन में। V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालेंगे और उसको अपोजिट कर देंगे। V क्रॉस B की डायरेक्शन तो अपने राइट हैंड फिंगर से भी निकाल सकते हैं ना, राइट हैंड रूल से। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। तो दिव्य स्पेसिफिक निकालना सीखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी डायरेक्शन वगैरह निकालने की। तो इस पर तो फोर्स कहाँ लगा? इस पर फोर्स लगा लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये है कि ये किस तरह के सर्कल पे मूव करेगा? ये ऐसे सर्कल पे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कल क्यों मूव करेगा? क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होती है? सेंटर की तरफ। तो उसका सेंटर यहाँ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करेगा इसके अंदर तो ऐसे जाएगा, इधर ऐसे मूव करेगा। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताओ। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसको वेलोसिटी v दे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्लेट्स के बीच में? डाउनवर्ड है। तो आरोशी फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? अपवर्ड लगेगा ना यार, तुम लोग यार सब कंफ्यूज हो रहे हो। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड विल इंक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? वर्क नहीं करता है, स्पीड चेंज नहीं कर सकता है। स्पीड चेंज करने का काम किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो जब चार्ज पार्टिकल प्लेट्स के बीच में मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो जाएगा कर्व्ड पाथ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसको मूव कराने की कोशिश करेगी कर्व पाथ पे, लेकिन वो कर्व पाथ सर्कल नहीं होगा। ये जाएगा तो ऐसे ही, लेकिन ये सर्कल पे मूव नहीं करेगा, ये कोई और पाथ होगा। सर्कल पे कब मूव करता? अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इज कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ बट नॉट सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर पाथ नहीं होगा ये। ठीक है। अच्छा, जब ये चार्ज पार्टिकल
पॉजिटिव प्लेट के पास होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ये निकालेंगे हम। जैसे ये चार्ज पार्टिकल जब चला ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ना, तो जब ये इस प्लेट के पास पहुंच जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना होगा। when charge particle is about to touch पॉजिटिव प्लेट को ये टच करने वाला है एट दिस बाय दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आरुषि, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका डी के बराबर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी। नहीं समझ में आया ये भाई, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के आ गया लेकिन इसके डिस्प्लेसमेंट में तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका डी हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो कितना किया, इस पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे इस पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रिक ई इंटू डी के बराबर, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क कितना है, 0 है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो उससे क्या निकल आया, स्पीड निकल आई इसकी। तो ये स्पीड कितनी होगी, 2e/d/m, इतना है। और हाँ ये अंडर रूट, इतनी स्पीड है इसकी। जब ये इस स्पीड से यहाँ मूव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होती है r = mv/qb। यहाँ पर स्पीड बदल रही है तो रेडियस भी बदलती जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब ये पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंच जाएगा उस समय पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसकी वो होगी m/qb, और अंडर रूट v की वैल्यू कितनी आ गई थी, अंडर रूट 2e/d/m, तो अंडर रूट 2e/d/m के बराबर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब यहां देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर इसको इस प्लेट से नहीं टकराना है तो होना ये चाहिए कि यहां से मूव करते करते ये घूम जाए, यहां से वापस हो जाए, यानी कि ये जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस कैसी हो, आर से बड़ी हो, या आर कैसा हो, लेस देन डी होना चाहिए, नहीं तो टक्कर हो जाएगी, प्लेट से नहीं टकराएगा। तो आर लेस देन डी होना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी है, m/qb अंडर रूट 2e/d/m लेस देन डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके तो 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, ईडी के बराबर, तो इसको ईडी को v लिख दिया अपॉन m लेस देन डी। अब देखो जरा प्रूफ क्या करना था अपने को, किस फॉर्मेट में चाहिए था ये, उस फॉर्मेट में ये आ रहा है कि नहीं, तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहीं ले आता हूँ। अब चेक करो जरा ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। एग्जैक्टली ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये बन गया कि नहीं यहाँ पर,
वो नीचे भी आ जाएगा, चिंता मत करो। हमने एक जगह क्यू लिखा हुआ है, वो ई है। ये क्यू लिखा है ना, क्यू, ये क्यू हाँ। बेसिकली क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये ई है। ठीक है, तो ये ऐसे करना था इसको। कोई डाउट इसमें? और बाकी क्वेश्चन हो गए थे सॉल्व? फिर 6th वाला है, कौन सा कह रहे हो संचित? फिर 6th वाला। 6th क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं 6th क्वेश्चन ध्रुव तुमने कर लिया 6? क्यों ध्रुव? हाँ पता था। ये है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हो दिवेश? ये उसमें देख लेना तुम, क्वेश्चन नंबर है ये 52। आरुषि तुम्हें समझ में आ गया ये? चेक करा गया। अलीशा तुम कनेक्टेड हो? अच्छा चलो, तुमने किए थे क्वेश्चन ट्राई? लेकिन सेकंड तुमने शायद यही, अच्छा थर्ड किया था हमने यहाँ पर। चलो अब कर लेते जरा क्वेश्चन नंबर 6। 6 है, व्हेन ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम इट स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। तो संचित डायरेक्शन बना लें अगर हम। अब देखते हैं ये इसमें पेपर पे ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन 3D की हो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। तो किसको रिलीज किया था यहाँ से? प्रोटॉन। प्रोटॉन को। तो चार्ज कैसा था उस पर? पॉजिटिव था। और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट। तो अगर इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, या मैग्नेटिक फील्ड है, या दोनों है, या कोई एक है? इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट में अगर चार्ज पार्टिकल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट कराती नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट कराया होगा। ठीक है, क्यों भाई? Yes, sir. संचित, संचित Yes, sir. तो इसको एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने कराया होगा, तो एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? क्यू ई बाई एम के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी? वेस्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट रहा होगा? इसको मैं मान लेता हूँ प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है, तो इसको मान लेते हैं कि ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में रहा होगा, ये वाला जो कंपोनेंट था। अच्छा, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया वी नॉट से, तो अब देखो इसको वेलोसिटी दी है इस बार, तो वेलोसिटी दी है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फोर्स लगाएंगे इस पर। with the speed v naught it moves with an initial acceleration 3 a naught towards west। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 a naught towards west है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट था ई एक्स, वो तो फोर्स लगा ही रहा है इस पर। ठीक है, वो तो फोर्स लगा ही रहा होगा, क्यू ई एक्स। इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, कितना लग रहा है? क्यू वी बी लग रहा है मान लो। ठीक है, तो क्यू ई एक्स प्लस क्यू वी नॉट बी, ये टोटल फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन है 3 a नॉट, मतलब इसको मैं डिवाइड किससे कर दूं?
मास से, तो इसकी वैल्यू ये इतनी आती है। अब इसमें एक चीज देखो कि क्यू ई एक्स अपॉन एम प्लस क्यू वी नॉट बी अपॉन एम इक्वल टू 3a0, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू ई एक्स बाई एम की। ये वैल्यू कितनी थी, a0 थी, तो ये हो जाएगा a0 प्लस क्यू वी नॉट बी अपॉन एम इक्वल टू 3a0। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, b इक्वल टू Will not. तो A not M. 2ma0 अपॉन क्यू वी नॉट। अब इसका आंसर चेक करो किस फॉर्मेट में दिया है, अभी आंसर मैंने देखा नहीं है इसका। है बुक तुम्हारे पास अभी? Yes sir. Sir, 2ma not y downward मतलब जो हमारा है। हम लोगों का From में sir. उल्टा आ रहा है क्या आंसर हमारा? नहीं सर, मतलब यही है। अच्छा यही है, डायरेक्शन दे रखी है। अच्छा डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। हाँ तो डायरेक्शन निकालने का काम भी तुम्हें करना है, डायरेक्शन निकलवाते हैं। कल हमने ये इस पे डिस्कशन किया था, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन कैसे निकलेगी। ये आंसर दिया हुआ है इसका 2ma0 अपॉन क्यू वी नॉट, मतलब हमने क्यू ले लिया, उन्होंने ई लिया हुआ है उसको। अब डाउनवर्ड क्यों दिया हुआ है, उसका रीजन ये है कि जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ पर होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ये मैग्नेटिक फोर्स हमने लेफ्ट साइड लिखा है ना, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, मतलब बेटा ये कि वेलोसिटी वी नॉट है ऊपर और फोर्स लग रहा है कहाँ पर, इधर लग रहा है, तो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, बी कहाँ होना चाहिए। मतलब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, तो F किस डायरेक्शन में है, F की डायरेक्शन है माइनस आई कैप, V वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, J कैप क्रॉस, तो B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखें अगर हम N कैप, तो ये बताओ N कैप क्या होना चाहिए कि J कैप के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो माइनस आई कैप आ जाए, माइनस के, तो आई जे के, तो J क्रॉस, माइनस के, हाँ जे क्रॉस के करेंगे, अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई आ जाएगा, जे क्रॉस के करने से हमें तो माइनस आई चाहिए, मतलब हमें माइनस जे करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर हम लिख दें, सॉरी एक मिनट, ये बता, माइनस के कर दोगे ना? माइनस के करना पड़ेगा हमको, Yes, तो माइनस ठीक है। नहीं, के क्रॉस जे करने पे क्या, हाँ ठीक है, माइनस के कैप कर देंगे इतना, तो इतना जाएगा, तो इससे डायरेक्शन निकल आई, बी की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसमें डाउनवर्ड का मतलब ये है कि ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ हुई ये डायरेक्शन, नहीं नहीं ये साउथ नहीं, ये हुआ हाँ सर, साउथ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड हुआ ये, Yes, sir. ठीक है। तो ये डायरेक्शन अगर हम पेपर के प्लेन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन है किधर, डाउनवर्ड। मतलब इसको तुम ऐसे पेपर के प्लेन में मत देखो, इनका जो आंसर है ना वो मालूम कैसे लिखा हुआ है, जैसे तुम खड़े हुए हो ग्राउंड पे और खड़े होके तुम ईस्ट वेस्ट साउथ देख रहे हो तब, तो अगर तुमने अपना मुंह रखा हुआ है ईस्ट की तरफ तो तुम्हारे पीछे वाली डायरेक्शन वेस्ट है, तुम्हारे राइट साइड वाला जो हैंड है वो साउथ है, लेफ्ट साइड वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। No. तो अब फोर्स कौन, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड, तो उसके हिसाब से डाउनवर्ड दिया हुआ है, समझ में आया। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन हुआ। अब है अलीशा का डाउट, अलीशा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन, ये यार हमने किया था क्या ये क्वेश्चन, नहीं किया था, रुको जरा, तो मैं अभी ये क्वेश्चन भी लेके आता हूँ वहीं तुम्हारे लिए। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में करते नहीं हो जाए। An electron is projected horizontally with a kinetic energy of 10 kilo electron volt.
A magnetic field of strength 10 to the power minus 7 Tesla exists in vertically upward direction. Will the electron deflect towards right or towards left of its motion? इसका आंसर आ गया था. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? EV इक्वल टू 10 इंटू 10k इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10k इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 4. इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये काइनेटिक एनर्जी है. मैग्नेटिक और किस डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया था? ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपर डायरेक्शन में बी, और इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली ऐसे, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट. ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? किधर डिफ्लेक्ट होगा? उसके लिए सबसे पहले तो इस पे फोर्स की, दिव्येश फोर्स की डायरेक्शन बताना जरा. इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस इंस्टेंट पे प्रोजेक्ट किया है उस इंस्टेंट पर. ये है x, ये है y, ये है -x, ये है -y. अब बताओ फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पर कहाँ होगा? ठीक है, कैसे निकाला? I क्रॉस J ठीक है. अच्छा आरुषि तुम बताओ. सर माइनस को इलेक्ट्रॉन है. हाँ, तो पहले v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालो, फिर उसको माइनस करो. फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए -e इंटू वी क्रॉस बी ऐसे लिखना पड़ेगा भाई. v क्रॉस b निकालो किधर आ रहा है, फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन ले लो तो इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्शन निकल आएगी. तो फोर्स किधर लग रहा है? -k कैप. तो ये डिफ्लेक्ट तो हो जाएगा. तो अब इसको ना हम इसका आंसर टूवर्ड्स लेफ्ट या राइट नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ देखो ये डायरेक्शन ऐसी है, तुमको ऐसे लेना होगा. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन दिया था? वर्टिकली अपवर्ड था ना, तो उसको मान लेते हैं कि ये है डॉट है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोजेक्ट किया ऐसे v, और ये जो डायरेक्शन है ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. तो अब हमको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी है. तो v क्या ले लेंगे हम? I कैप ले लेंगे. और b किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि क्रॉस k कैप. मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे हम? k कैप लिखेंगे इस वाले हिसाब से. समझ में आई बात कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? डॉट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? k कैप होती है. वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? राइट साइड है. तो I क्रॉस k किधर आएगा? कितना आएगा बोलो? -j. तो -j यानी कि ये जो डिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा? ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा. और इसका सेंटर कहाँ पर आएगा? सर्कुलर पाथ का यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ लगा है इस पर. तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में. अच्छा, अब कैलकुलेट द साइडवेज डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर. मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन. तो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने की इन्होंने बात कही है कि अप्रोक्सीमेशन ले लेना. अब यहाँ देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो 1 मीटर डिस्टेंस चलने में कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये पूछा है. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? संचित ये हो गया था तुमसे कि नहीं? यस सर, कर लिया. उन्होंने ये पूछा है, शायद आंसर में दिक्कत आती है 1.5 वो सेंटीमीटर × 10⁻⁻⁴. ना इसलिए आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने लिखा है ना मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन. सर थोड़ा बहुत नहीं सर, वो सेंटीमीटर में 1.5 × 10⁻⁻² आ रहा था और पीछे 1.5 दे. चलो 1 मिनट देखते हैं क्या है इसमें. तो हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इधर वेलोसिटी दे दी, तो ये मान लो कि ऐसे चला गया, और ये जो डिस्टेंस d है ये कितनी है? 1 मीटर है.
तो साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब इन्होंने पूछा क्या है, ये बताओ। आंसर इसका एंगल में है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में? क्यों भाई? सेंटीमीटर में डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस पूछी है। तो पहले तो ये समझ में आए आप सभी को कि इन्होंने साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पूछा क्या है, तब तो कैलकुलेट करेंगे हम। साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब अब यार जगह कम पड़ेगी इसमें तो बनाने में। साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब ये अपने कर्व्ड पाथ पर ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है मान लो y के बराबर, तो ये y डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो अब ये y डिस्टेंस तुमने कैलकुलेट कैसे की है बताओ जरा संचित। और पहले टाइम पीरियड निकाल दिया, डी अपॉन वी करके, मतलब डिस्टेंस अपॉन तो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल के, फिर वेलोसिटी की रख दी √2k p/m, उससे सॉल्व कर दिया तो 1.5। नहीं एक मिनट उसके अब बीच में तुम गड़बड़ कर गए, गोल मोल कर दिया तुमने। काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, वी निकाल लिया, उसके बाद क्या किया? बस तीन बस d/v वाले में रख दिया ना। कौन सा वी, कौन सा? टाइम पीरियड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इससे क्या निकल रहा है? उससे तो ये डिस्टेंस तो आर्क लेंथ निकलेगी ना, ये तो आर्क की लेंथ निकलेगी डी। तो जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो पार्टिकल ने यहां से मान लो चलना शुरू करा और यहां तक आ गया। टाइम पीरियड हम कैसे निकालते थे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2πr, कांस्टेंट स्पीड v, ऐसे 2πr अपॉन v से करते थे ना। तो 2πr तो ये आर्क लेंथ होती थी, उसमें आर्क लेंथ थोड़े पूछी है, उसमें ये आर्क लेंथ कहाँ लिखा है? उसमें तो ये y पूछा, ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये तो तुमने कैलकुलेट ही नहीं किया है, तुमने तो कुछ और ही निकाल दिया है। क्यों भाई संचित? तो ये कैसे निकालोगे ये बताओ मुझे। देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ एक और, तुम अभी पूरी तरह सभी लोग शायद समझे नहीं बात को। डायग्राम में बनाऊं जरा इसी में से सर्कल वगैरह लेके, जिससे कि तुमको साफ साफ समझ में आए। हमने ये एक सर्कल सा बना लिया यहाँ पर। चार्ज पार्टिकल का जो सेंटर है सर्कुलर पाथ का, उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर है ये, ठीक है। और यहाँ से मान लो वेलोसिटी मिलती है उसको, चार्ज पार्टिकल को। तो वेलोसिटी से मूव करते करते वो यहाँ कहीं पहुँच गया, वेलोसिटी यहाँ हो गई होगी। तो उसने जो डिस्टेंस कवर की है ये वाली इधर, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। तो इसमें ये साइडवेज डिफ्लेक्शन कितना हो गया, मतलब ये वाला होना चाहिए। ये डिफ्लेक्शन कितना है? अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गया ना, यहाँ चला गया। पहले इधर था ए पर, फिर बी पर चला गया। तो साइडवेज डिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से ये पूछा है इन्होंने, ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? अगर हमको ये एंगल पता हो जाए थीटा, ये रेडियस होगी आर, ठीक है। और ये साइडवेज डिफ्लेक्शन जो है
ये है ये साइड वाले को वापस साइडवेज डिफ्लेक्शन को बताने के लिए, रुक जाओ इसको भी हटाते हैं। साइडवेज डिफ्लेक्शन को तुम कुछ ऐसा समझो कि चार्ज पार्टिकल ने यहां से एंटर किया और एंटर करके ऐसे नहीं चला गया मान लो, तो साइडवेज डिफ्लेक्शन इसका ये हुआ, ये डिस्टेंस। बात समझ में आई है? साइडवेज इतना चला गया है ये, और ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर चलने में साइडवेज डिफ्लेक्शन कितना d है। अब इसका सेंटर अगर यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल का, तो मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस हो जाएगी CA, ये भी रेडियस के ही बराबर है। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 1 मीटर, मान लो उसको मैं d मान लेता हूँ। ये एंगल मुझे पता है थीटा के बराबर है। तो साइडवेज डिफ्लेक्शन कितना हुआ? d को हम थीटा वगैरह, एक मिनट, ये d नहीं, ये तो 1 मीटर था। ये डिस्टेंस किसके बराबर है? ये है r माइनस डी के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा की टर्म्स में नहीं, इसे कॉस थीटा लिखना चाहिए हमें। कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 मीटर नहीं आएगा। टेन थीटा लिखेंगे तो क्या जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, तो r माइनस डी इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमको थीटा निकालना है कि थीटा जो है वो कितना होगा। अगर थीटा निकाल लिया तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करना तुम इसको, ठीक है। तुमने जो मालूम क्या निकाल दिया है, तुमने तो ये आर्क लेंथ निकाल दी थी इसकी, ये वाली। सर वो आप समझे सर, मैं आर्क लेंथ निकाली सर, वो पहले टाइम पीरियड निकाला, फिर क्वेश्चन लगा दिया ऐसे क्वेश्चन कितने साल तक। कौन सी क्यों? जैसे आप बता रहे थे ये वाला, मैं फिर सर u0 लेके हाफ एपी स्क्वायर में कर देता हूँ उससे। हाँ, तो अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। थीटा लेके, हाँ, अब अपने हिसाब से करना, अपने आप से। अभी साइडवेज तो अभी समझ में आया ना तुम्हें। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ध्यान हो, जेईई मेंस में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो किस पॉइंट से बाहर निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। तो ये साइडवेज डिफ्लेक्शन निकाल के लाना। अभी ना और क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते हैं, अभी मैं बढ़ता हूँ जरा आगे, नहीं तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। और मुझे आगे ही बताना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है, उसका जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन तो कहाँ से होता है? इसी से होता है, Q V क्रॉस B वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमें उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू होता है I dl क्रॉस, कितना होता है संचित? dl क्रॉस b। I dl क्रॉस B। अब इसमें I dl क्या है आरुषि? वो करंट कैरिंग, ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, एलिमेंट, हाँ। ये करंट एलिमेंट है। और करंट एलिमेंट को वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में। ये मैंने तुमको यार लास्ट में पिछली क्लास में बताया था ना, ये कैसे आता है। जैसे करंट होता है I को क्या लिख सकते हैं? dq बाई dt, ठीक है। और फिर इसको चेंज, dq को हम कितना लिख सकते हैं? अगर हम इसको dl से मल्टीप्लाई कर दें, dl से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा dq बाई dl, और ये हो जाएगा dl बाई dt। dl बाई dt क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। dq बाई dl बाई dt हो जाएगी वेलोसिटी। तो I dl किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? v dq की जगह। तो यहाँ पर फॉर्मूले में
क्यू वी क्रॉस बी था ना, तो उसको किसकी जगह कितना लिख दिया हमने, आइडियल से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये क्या बचेगा, F इज इक्वल टू आई मॉडुलस ऑफ आइडियल इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, या F इक्वल टू बी आई इंटू डी एल साइन थीटा एन कैप। आरुषि इसमें थीटा क्या है, कौन, एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। हाँ, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां से कि जो एन कैप है, ये एन कैप किस डायरेक्शन में होगा दिव्येश, हाँ, ये है एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये किसने लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड ने किस पर लगाया है, करंट एलिमेंट पर। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ये किस किस की परपेंडिकुलर होगा, F इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स जो है वो करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स जो होता है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज भी हमको याद रखनी है। क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि इफ वायर इज स्ट्रेट, करंट कैरिंग वायर कैसा, स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने का मतलब है कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा एन कैप, या फोर्स का जो मॉडुलस होगा वो सिंपल हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। ये बी आई एल साइन थीटा वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जो वायर कैसा हो, सीधा हो बिल्कुल, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल चेंज ना होता हो, एंगल फिक्स हो। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जल्दी से, इस पर एक एग्जांपल लेंगे। यहां पर हम बना रहे हैं एक ट्राइंगल, और ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन हम बना देते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये है ए बी सी डी नहीं लेते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजर्व है, पी क्यू आर, और इसमें करंट जा रहा है इधर, इसमें करंट इधर गया, और इसमें करंट यहाँ गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा ले लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है। और इसकी जो ये वाली साइड है पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू एल, लेंथ कितनी है, एल के बराबर है इन दोनों साइड्स की, ठीक है। तो तुमको तीनों साइड्स पर सेपरेटली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई के बराबर। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, पहले निकालो एफ पी क्यू कितना है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना, और सेकंड निकालना है तुमको एफ पी आर कितना है, और थर्ड केस में निकालना है एफ क्यू आर कितना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको जो लेना है वो ये वाला है, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव जेड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली साइड जो है पी क्यू, इस पर फोर्स निकालने के लिए क्या करना है हमको, फोर्स की डायरेक्शन दिव्येश, इस
फोर्स की डायरेक्शन दिव्येश कैसे आएगी इस पर? फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालोगे? आई एल क्रॉस बी से। हाँ तो करंट की डायरेक्शन एल क्रॉस बी करो, किधर आ रहा है एल क्रॉस बी? ठीक है बात। ठीक है। जे। यस। तो लिखो जरा कितना हुआ। पी क्यू इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट है आई, लेंथ कितनी है इसकी एल, और एंगल कितना है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? अलीशा तुम बताओ जरा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसको लिखेंगे हम जे कैप। तो फोर्स कितना आया? एफ पी क्यू इक्वल टू बी आई एल जे कैप के बराबर। ये है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड वाला बताओ जरा। सेकंड केस में निकालना है एफ पी आर। तो एफ पी आर किधर आ रहा है? जीरो आ रहा। हम्म, जीरो। जीरो। जीरो क्यों आ रहा है? कैसे पता चला कि जीरो नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम्हें बताना जीरो क्यों है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, किधर है? माइनस के पर। और करंट की डायरेक्शन किधर है? माइनस जे। तो माइनस जे और माइनस की कैंसिल कैसे हो जाएंगे? जीरो कैसे हो गया एंगल? अलीशा तुम बताओ कितना एंगल है सेकंड वाले केस में करंट और मैग्नेटिक फील्ड में? आरुषि तुम बताओ। तो 90 लग रहा है। लग क्या रहा है यार, इसमें कंफ्यूजन हो कैसे सकता है? मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप है। पर वही है। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? पर इसमें एल आई कैप। एल क्रॉस बी करो ना। हाँ तो ये आ जाएगा आई कैप। तो एफ पी आर इक्वल टू बी आई एल आई कैप। ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई, ऊपर वाली फर्स्ट थी। थर्ड में निकाल के दिखाओ जरा अब। इसमें एंगल कितना है? 45। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के बीच का एंगल पूछ रहा हूं। लेंथ कितनी है वायर की? L√2 के बराबर। अब फोर्स की इसमें, हाँ अब इसमें एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का? आरुषि आरुषि कितना एंगल है? अच्छा अलीशा तुम बताओ। 45 तुमने बस इसका सुन के बोला है ना? मुझे लग रहा है पता नहीं। दिव्येश तुम बताओ। हाँ 90 डिग्री है ना। ये तो लूप तो एक ही एक्स वाई प्लेन में है ना, पूरा का पूरा लूप। मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। आरुषि
ये पूरा का पूरा जो लूप है, ट्राइंगुलर लूप, ये तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो उसके प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी इसमें एन कैप और आएगा, वो एन कैप निकालना ही असली काम है। मतलब यूनिट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन में कितना होगा। तो पहले तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन आएगी किधर, ये वायर के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के ही परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो दोनों के ही परपेंडिकुलर किधर बनेगा, ये दोनों की परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आएगी इधर, एन कैप इधर आएगा। आए समझ में ये। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो जरा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, बी की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो एन कैप इधर ही आएगा जो मैंने अभी शो किया है इसमें। ये एन कैप की डायरेक्शन है। आए समझ में। अब इस डायरेक्शन में आई कैप जे कैप की फॉर्म में यूनिट वेक्टर बनाओ, क्या वेक्टर बनेगा। एन कैप का एक कंपोनेंट किधर आएगा, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, यानी माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये बनेगा ये। लेकिन माइनस आई कैप माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर नहीं है। इसे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मॉड कितना है, √2। तो एन कैप ये बनेगा। तो अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा BIL √2 और ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। ये समझ में आया कि नहीं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाया हमने। किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। √2 से √2 कैंसिल होगा और ये आएगा माइनस BIL आई कैप प्लस जे कैप। हाँ भाई ध्रुव, समझ में आया ये। ध्रुव क्या हुआ, ये कनेक्टेड नहीं है क्या। नहीं सर। ये समझ में आया कि नहीं, यूनिट वेक्टर कैसे बना। ये सर आरुषि, यस सर, आ गया। ये जो एन है, एन कैप किस डायरेक्शन में आएगा ये निकालना आया कि नहीं, कैसे निकालेंगे। ये तो तुम्हें राइट हैंड स्क्रू लॉ से L क्रॉस B करके निकालना पड़ेगा। L क्रॉस B, L की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में। तो फिंगर्स को रखो L की डायरेक्शन में और B की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो L क्रॉस B की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है ये हुआ। अब इसमें एक काम और करना है, अब इस लूप पर नेट फोर्स निकालो। फाइंड नेट फोर्स ऑन द लूप। इसे एक डाउट था, वो सेकंड नहीं, आई कैप ही आएगी। फिंगर्स को रखो, राइट हैंड की रखना, लेफ्ट की मत रखना। करंट की डायरेक्शन में B की डायरेक्शन में कर्ल करो। करंट किस डायरेक्शन में है ये, अगर तुम IJ में करो तो करंट किस डायरेक्शन में है, माइनस जे का है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो माइनस जे क्रॉस माइनस के कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या बचा J क्रॉस के, और J क्रॉस के कितना आएगा, आई कैप आएगा। F net 0। अब F नेट निकालना है, तो तीनों फोर्सेस को ऐड कर दो। F नेट इक्वल टू FPQ प्लस FPR प्लस FQR। ये तीनों इक्वेशन निकाल के ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 0। आ रहा है 0। यस सर। क्यों भाई 0 आ गया ना। F से 0 आ रहा है। अलीशा तुमने नहीं बताया। आरुषि, आ गया। तो अब कंक्लूजन लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी क्लोज लूप को, क्लोज करंट कैरिंग लूप को
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड on a closed current carrying loop is always 0। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तभी 0 आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में 0 होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है अलीशा, Yes, sir. ये कुछ कुछ मालूम किस तरह की चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितना आता था? 0 आता था। तो जो करंट लूप होता है क्लोज लूप, ये भी अपने आप में क्या होता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स 0 आएगा। समझ में आ गई बात? इसको याद रखना। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is not necessarily 0। टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है PM क्रॉस B के बराबर, या टॉर्क आता है क्लोज लूप पर PM इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग पहली क्लास में बता दिया था तुमको। ये टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है PM इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। PM क्या है इसमें? PM क्या चीज है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये क्लोज लूप का। ठीक है, तो टॉर्क 0 होने की गारंटी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है क्लोज लूप पर। इसलिए मैंने तुमको ये प्रूव करा दिया। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने तीनों साइड्स पे सेपरेटली मैग्नेटिक फोर्स निकाला और फिर उसको ऐड कर दिया, तो नेट कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक और चीज है, इसका फॉर्मूला और प्रॉपर्टी दोनों याद रखना। फोर्स बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड force by uniform magnetic field on a semicircular current carrying wire। ठीक है, तो इसको जरा ट्राई करो कैसे होगा। ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसका रेडियस है R और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इसमें ये रखा हुआ है। ठीक है, जरा ट्राई करो। और दिक्कत क्या रही है इसमें फोर्स निकालने में, ये बताओ।
तो कुछ पता चला? एल से मतलब इसमें एल कितना लेना है? तो पहले तो डायरेक्शन के बारे, 2R। रुक जाओ, पहले तो डायरेक्शन की बात करें, इतने आसानी से नहीं, पहले डायरेक्शन बताओ। मान लो कि मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, ये येलो कलर में जो दिख रहा है तो इस एलिमेंट को तो हम स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, एलिमेंट को तो स्ट्रेट वायर मान सकते हैं ना। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बताओ। तुम लोग अभी भी डायरेक्शन में ना परफेक्ट नहीं हुए हो। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है? आई डी एल क्रॉस बी। तो ये मैंने डीएल ले लिया है, आई की डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है, तो डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी ये बताओ जरा। जिस डायरेक्शन में डीएल क्रॉस बी है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। तो बताइए दिव्येश, तुम बताओ इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी? आराम से बताना, जल्दबाजी में नहीं। राइट साइड। किधर राइट साइड? मतलब इधर, ये? हाँ, अच्छा, कैसे निकाला बताओ? तो करंट नीचे जा रहा हम्म, तो तो ये राइट साइड इसके एलिमेंट के तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर कहाँ हुआ? ये तुमने राइट साइड बनाई, ये एलिमेंट के साथ क्या इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है? उससे मतलब नहीं, 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 वो तुमने कुछ भी किया हो मन में, उससे मतलब नहीं है। तुम एग्जैक्ट डायरेक्शन बताओ क्या आएगी। ये गलत डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन जो आएगी वो एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो ये जो राइट साइड लाइन खींची है हमने, ये परपेंडिकुलर कहाँ से हो गई इस पर? ये एलिमेंट पे ये लाइन परपेंडिकुलर कहाँ है ना इस पर? थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये ऊपर तो ऊपर होगा तो उसको बोल के बताओ ना वर्ड्स में, वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? तुमने ठीक बताया, उधर होना चाहिए। अलीशा तुम बताओ किधर होना चाहिए? अलीशा, यस सर, मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डीएल की डायरेक्शन में रखो, बी की डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब अपने आप आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो कहाँ होना चाहिए ये? संचित तुम बताओ। संचित डायरेक्शन बताओ। गायब ही हो गया संचित, डायरेक्शन पूछ ली तो। हाँ आरुषि, तुमने शब्द ढूंढा उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो डायरेक्शन होगी? वर्ड मैं तो नॉर्थ ईस्ट इस तरह से भी बता सकती अरे नॉर्थ ईस्ट नहीं यार, रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, इधर होगी डायरेक्शन। अब ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आई है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी और करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है। ये आएगी फोर्स की डायरेक्शन इस पर, डी एफ। अगर एक एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया इधर, तो इस पर डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इधर आएगी। बना बना के देखते हैं। मैंने तुमको पहले दिन कहा था कि मैग्नेटिक्स में डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये डीएफ की डायरेक्शन है, डीएल क्रॉस, और ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना है। ये तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डीएफ यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये, तो सारे एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है? अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। बात समझ में आई है? इस सेमी सर्कुलर लूप पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, अलग अलग एलिमेंट पर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है।
ये क्लियर है कि नहीं दिव्येश? ये समझ में आ गया इतना डायरेक्शन? अब हम इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं करंट लूप बना लेता हूं यहां पर। ये मैंने बना लिया करंट लूप। और ये है सेंटर, रेडियस है इसकी r के बराबर। अब मैंने एंगुलर डिस्टेंस थीटा पर एक एलिमेंट कंसीडर किया जो कितना एंगल सबटेंड करता है डी थीटा, और ये एलिमेंट कंसीडर किया, ये करंट एलिमेंट कंसीडर किया, ये वाला इतना हिस्सा। इस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl है। तो dl और थीटा और r में क्या रिलेशन है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो dl अपॉन r। तो dl किसके बराबर है? r d थीटा के बराबर है। ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट पर मैं फोर्स निकालूंगा, तो इस करंट एलिमेंट पर फोर्स कितना आएगा? फोर्स ऑन करंट एलिमेंट df। केवल एलिमेंट पे फोर्स निकाल रहे हैं, पूरे लूप पे नहीं निकाल रहे हैं अभी। तो df इज इक्वल टू हो जाएगा i dl क्रॉस b होता है, तो i dl इंटू बी इंटू साइन। अब एंगल कितना ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस ली थी, ध्यान हो तुम्हें तो कितना एंगल हुआ ये लूप बेटा पूरा कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तुम लोग यार इस चीज में कैसे अटकते हो? ये लूप एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो कितना हुआ ये एंगल? कितना हुआ करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? आरुषि? हाँ दिवेश, तुमने कितना बताया? ये लूप एक्स पाई। ये जो फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी, ये एंगल किस किस के बीच में देखना है? करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ये 180 डिग्री कैसे हो गया एंगल? करेंगे तो कितना होगा? यार तुमसे पूछ क्या रहे हैं, तुम बता क्या रहे हो? पूछ रहे हैं करंट एलिमेंट क्या था कि वो कंसीडर कर लिया था, करंट एलिमेंट नहीं थे। एंगल कितना है डीएल क्रॉस और डीएल और बी के बीच में? 90 डिग्री एंगल है ये लूप एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो डी एफ इक्वल टू बी आई इंटू डी एल इतना हुआ। ये है इक्वेशन नंबर 1। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड है ये, यहां। इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसके फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे अलग अलग। तो ये एंगल हमने बनाया था थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो हुआ डी एफ कॉस थीटा, और एक हो जाएगा कंपोनेंट यहां पर डी एफ साइन थीटा। तो ये एंगल देखो सही बनाया है कि नहीं हम लोगों ने? एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। पूरी डायग्राम बना के इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल थीटा था और ऐसे बना रहा हूँ, तो ये एंगल कितना आ रहा है? ये थीटा नहीं आ रहा है, ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। 91 ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो df का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, ये आएगा df, मतलब ये वाला एंगल थीटा बनेगा। तो ये होगा df cos थीटा
और ये होगा डी एफ साइन थीटा। तो जो डी एफ है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वाई कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ वाई इक्वल टू डी एफ साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ एक्स इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, डी एफ वाई इक्वल टू डी एफ की वैल्यू कितनी है बी आई एल, तो बी आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, और जो डी एफ एक्स है इंटीग्रेशन डी एफ एक्स, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू बी आई डी एल। अब डी एल की वैल्यू रखो, डी एल कितना है आर डी थीटा के बराबर, तो एफ वाई आएगा, बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल दिया हमने, डी एल के कितना लिखा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ये एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, बी बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, कॉस थीटा इंटू डी एल की जगह लिख दिया हमने आर डी थीटा। एफ वाई हो जाएगा बी आई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, एफ एक्स हो जाएगा बी आई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। पूरे लूप को अगर हमें कंप्लीट सारे एलिमेंट का अगर हमको क्या चाहिए है, सारे एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो सारे एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से लेके पाई तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ रहा है बताओ जरा, एफ वाई कितना आया, बी आई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखो 0 टू पाई। इसके बाद एफ एक्स इक्वल टू बी आई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 टू पाई, तो एफ एक्स कितना हो गया 0। एफ वाई कितना आया, एफ वाई कितना आया आरुषि, अलीशा तुमने सुन के बोला है ना अलीशा इन सभी का, कि अपने आप से कैलकुलेट कर लिए। ये था माइनस बी आई आर और ये था कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा और एफ वाई। सर वो तो 2 माइनस 2 पी आई आर हो, थीटा में हमने लिखा पाई, तो ये कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये होगा माइनस बी आई आर, कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो सॉल्व करने पर एफ आई आएगा 2 बी आई आर। तो जो फॉर्मूला मतलब इसका जो रिजल्ट आया आंसर ये है 2 बी आई आर। तो सेमी सर्कुलर लूप पर जो फोर्स लगा वो 2 बी आई आर है। उसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, डायमीटर की परपेंडिकुलर है। ये सारे जो फोर्स थे एफ वाई ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है, तो सारे वाई डायरेक्शन के फोर्स की वैल्यू मिला के कितनी है 2 बी आई आर के बराबर है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट समझो जरा, शॉर्टकट कैसे यूज करना है। रुको पहले इसको देख लो जरा, फिर वो दिखाता हूं। ये है सेमी सर्कल, अगर हमने इसको छोटे छोटे से करंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, पूरे छोटे छोटे से करंट एलिमेंट हैं यहां पर, करंट एलिमेंट तो वेक्टर होते हैं, तो वेक्टर एक के पीछे एक लगे हुए हैं। ठीक है, इस करंट एलिमेंट का नाम लिखा मैंने DL1, ये है DL2, ये है DL3 और एंड सो ऑन। तो सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होगा उस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस है और B के बराबर है। तो फोर्स DF1 कितना आएगा, I DL1 क्रॉस B। दूसरा वाला DF2 कितना हो जाएगा, I DL2 क्रॉस B। DFN कितना हो जाएगा, I DLN क्रॉस B एंड सो ऑन। अब हम इस पर जब सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू आएगा DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 एंड सो ऑन। और ये कैसा होगा, वेक्टर सम होगा।
तो F इक्वल टू DF1 कितना लिखेंगे हम? इसमें से I कॉमन निकल आएगा, ठीक है, और कितना बचेगा? ये DL1 क्रॉस B प्लस DL2 क्रॉस B प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें से B कॉमन निकल आएगा, F इज इक्वल टू I इंटू, और बचेगा DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस एंड सो ऑन। और B बाहर निकलेगा ना, तो ऐसे निकलेगा क्रॉस B। ये समझ में आया क्या किया हमने? स्टेप क्लियर है ये सभी को? यस सर। अलीशा? Yes, sir. अच्छा, अब ये DL1 DL2 DL3 सारा का वेक्टर सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? सारे वेक्टर को यार बिल्कुल नहीं आएगा पाई यार, कैसी बात करती लड़की। एक वेक्टर है A बार आया। और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे B, तो उसका सम क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट, ऐसे ज्वाइन करते हैं ना। वेक्टर से घूमता हुआ थोड़ी होता है। एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है इधर B, तीसरा वेक्टर है C, तो इनका सम क्या होता है? पहले वेक्टर का इनिशियल और आखिरी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। आरुषि 11th क्लास भूल गई बिल्कुल पूरी तरह से वेक्टर। तो इन सभी का वेक्टर सम क्या है? फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल और आखिरी वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ये ज्वाइन किया हमने, तो ये किसके बराबर आएगा? 2R के बराबर। तो F इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 2R क्रॉस B, और 2R और B के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो सिंपली ये कितना जाएगा? 2BIR के बराबर। यानी कि हमको क्या देखना है? अगर कर्व्ड वायर दिया हुआ है तो हमें उसका वेक्टर सम करके एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लेना है, और फोर्स निकल आएगा 2BIR, और इंटीग्रेशन से हम बच जाएंगे। ठीक है, अब ये पिछला वाला तो मैं देखना था ना, ये देख लो इसको। हाँ हो गया क्यों भाई? ये वाला हो गया ना? बस चलो अब ये समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। कैसे नोट डाउन कर। अच्छा ठीक है।
चलो अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस और ये है बी, और एक वायर है ऐसा स्ट्रेट वायर है, फिर ये वायर इधर आ गया, फिर ये वायर सीधा हो गया, फिर ये ऐसा मुड़ गया, फिर ये इधर चला गया, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू, और ये जो लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है एल, ये लेंथ भी एल के बराबर है, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है आर के बराबर, और ये लेंथ भी एल के बराबर है। करंट आपको दिख ही रहा है कैसा फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, करंट की वैल्यू है आई के बराबर। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर। ये पूरा जो टेढ़ा आड़ा वायर दिख रहा है ना, इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, अलीशा बताएगी सबसे पहले। अलीशा Yes, sir. कितना आ रहा है? मैं तो कैलकुलेट कर दी। अरे या तो तुरंत हो जाएगा या फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ आरुषि तुम बताओ। अरे भाई इस पूरे वायर का वेक्टर सम करोगे तो क्या आएगा? तुम यहाँ से शुरू करके इसको छोटे छोटे वेक्टर में बांटते चले जाओ, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और आखिरी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन करोगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? बी आई इंटू 3L प्लस 2R। बी आई इंटू 3L प्लस 2R के बराबर, बस ये आंसर हो गया। ये शॉर्टकट का ही तो फायदा है इसमें। नहीं आया समझ में आरुषि? आवाज नहीं आ रही आरुषि तुम्हारी। सर आप एक बार वापस हाँ दिव्येश तुमको समझ में आ गया ये? भाई पूछ। यानी कि तुम्हें पिछला वाला समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया था? इसमें क्या किया था हमने, वेक्टर सम किया था ना सारे वेक्टर सम क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में वेक्टर सम नहीं किया था हमने, करंट एलिमेंट का वेक्टर सम किया था। सारे करंट एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे वो 2R, और एक सिंगल वेक्टर क्या बन जाएगा 2R के बराबर। तो फोर्स हमने 2R वेक्टर पे निकाल दिया तो ये 2BIR हो गया। तो ऐसे ही यहां पर सिंगल वेक्टर क्या बनेगा? तुमको वेक्टर सम आता है कि नहीं, कैसे करते थे? अगर इसको पूरे को हमने कई सारे वेक्टर में छोटे छोटे बांट दिया तो इन सारे वेक्टर का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा? फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, यानी कि यहां से लेके और ये इधर तक का टोटल वेक्टर बनेगा ना। तो ये 3L प्लस 2R। अली ये आरुषि समझ में आया तुमको ये? Yes, sir. हाँ अलीशा तुमको? Yes, sir. बता दो। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक सेमी सर्कुलर वायर बनाया यहां से, फिर ये चला गया यहां तक, और फिर उसको ले गए यहां तक। यहां तक ले आए। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था वायर, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर वायर था, इसका रेडियस कितना था R।
और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये कितना है, ये भी आर के ही बराबर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस है। ये वायर कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन से शुरू हुआ है और कहाँ पहुंच गया, ये पी पॉइंट तक पहुंच गया है। ओ से शुरू होकर पी तक पहुंच गया ये वायर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर पर तुमको बताना है कि टोटल फोर्स कितना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन नेट मैग्नेटिक फोर्स। निकालो जरा कितना आएगा नेट मैग्नेटिक फोर्स। चलो एक काम करो, अच्छा इसका ना थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये है r/2 और ये भी r/2 है, मतलब रेडियस इसका r/2 के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है? चलो और चेंज करते हैं इसमें। इस वायर को मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ से वायर को मैंने ऐसे ऐसे कुछ बना लिया। यहाँ लगा दिया। अब बताओ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इस पर टोटल फोर्स बताओ कितना होगा। कैसे निकाला, कितना आया रिजल्टेंट? कितना आ रहा है रिजल्टेंट? सर आ रहा है। हाँ, तो फर्स्ट वेक्टर मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ओरिजिन से, और पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका आर। तो इस पर फोर्स कितना हुआ, BIR। BIR फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ जरा क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन अरे यार तुम लोग डायरेक्शन में बहुत अटकते हो। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वो तो ये बन गया सिंपल, ये रिजल्टेंट वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो उसमें फोर्स किधर लगा, करंट तो इसमें इधर माना जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर में। राइट हैंड स्क्रू किधर है, लेफ्ट हाँ माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। ये फोर्स की डायरेक्शन है। दिव्येश तुम फोर्स में अभी भी गड़बड़ा रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की अच्छी से प्रैक्टिस करो, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब रुको जरा, अब मैं काम करता हूँ, वायर में बना रहा हूँ अब, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ, और फिर कहाँ भेज दूँ इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और घुमा के यहाँ भेज दिया। ये है वायर का पॉइंट P और ये है Q, ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस भी R है। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ठीक है। करंट फ्लो रहा है इसमें I। तो बताओ जरा मैग्नेटिक फोर्स कितना है इस पर, अलीशा तुम बताओ। मैग्नेटिक फोर्स
ऑन वायर कितना है बताया अलीशा? रिजल्टेंट कितना है इस वायर का? रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? हम्म, कैसे बना आर? तो इनिशियल से लेके फाइनल तक आर कहाँ है? इनिशियल से लेके फाइनल टू आर भी नहीं है। हाँ दिवेश तुम बताओ क्या है रिजल्टेंट वेक्टर इसका? √2r। ये पहला पॉइंट है और ये आखिरी वाला यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये है √2r के बराबर। तो फोर्स कितना आया? बी, जल्दी बोलो, I इंटू √2r, ये फोर्स लग रहा है इस पर। अब तुमको ये और निकालना है, फाइंड एंगल मेड बाय फोर्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस फोर्स ने कितना एंगल बनाया, वो एंगल बताओ जरा। ये फोर्स कितने एंगल पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? कितना है? चलो और बाकी लोग बताएं। अच्छा बाकी दो लोग और बताओ। अलीशा? इसमें जो करंट हम मान लेंगे, किसमें करंट फ्लो होता हुआ मान लेंगे? इस वायर में जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने बनाया है, इसमें ये करंट यहाँ जा रहा है। अब राइट हैंड स्क्रू लॉ से लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आ जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, एफ। ठीक है, इधर फोर्स है तो इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं पॉइंट पी पर, तो ये एफ आ गया। यहाँ से तुम्हें डायरेक्शन देखने में आसानी हो जाएगी। ये जो ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 है, ठीक है। और ये जो फोर्स है पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो ये भी 45 होना चाहिए, जिससे कि टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये एंगल तो बन गया 90 डिग्री टोटल, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक? ये एंगल है, या ऐसा भी कर सकते थे, ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री है, और इसमें 45 और ऐड कर देना है। 180 प्लस 45, ऐसे ही निकाला संचित? 180 minus 45. क्यों भाई संचित? क्या 130? 135 एंटी क्लॉकवाइज। अरे तो एंगल ऐसे मेजर करोगे ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, तो ये कितना हो? ये 225 बना ना, 180 तो यहीं तक हो गया, और ये 45 और ऐड करोगे। सब एक दूसरे की नकल मार रहे हो बस।
225 डिग्री होगा, और डिग्री नहीं आया समझ में, ये 225 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, यहाँ से स्टार्ट करोगे मेजर करना है इसको, तो 180 तो यहीं पूरे हो गए, और 45 ये और थे नीचे तक, तो 180 प्लस 45 तो कितना आएगा ये 225 एंगल। नहीं आया समझ में बीवी आरुषि? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में लिखा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछा है ना एंगल, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बताना पड़ेगा। आरुषि तुम्हारे माइक्रोफोन में या नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही है। अलीशा समझ में आया तुमको ये एंगल? ठीक है, अब एक चीज और बताओ जरा, डायरेक्शन को लेके कुछ पूछते हैं तुमसे। तुम लोग यार डायरेक्शन में बड़े गड़बड़ करते हो। डायरेक्शंस निकालना तभी सीखोगे जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ये दूसरा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज हम मान लेते हैं D के बराबर है। तो ये बताओ I1 वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I2 वायर की पोजीशन पर, वो किस डायरेक्शन में आएगा? क्वेश्चन वापस से कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड produced by I1 at the position of I2। तो पहले तो मैग्नीट्यूड बता दो। अच्छा, B1 इक्वल टू कितना है? नहीं मैग्नीट्यूड बता दो, B1 होगा कितना? I1 ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया दूसरे वायर की? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, समझ में आ गया ये? अच्छा, B1 की डायरेक्शन बताओ क्या है वहां पर? टू द ग्रेड। हाँ, दिवेश किधर है? इनवर्ट, तो यानी कि ये है क्रॉस। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन I2 ड्यू टू B1। B1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2 वायर पर फोर्स लिख रहा हूं मैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं F21। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? B1 I2 और L2। कितनी लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं? L2 लेंथ पर, B1 I2 L2। इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ जरा क्या होगी? ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये I2 पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? L क्रॉस B। हाँ, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी F21। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? B1 की वैल्यू रख देते हैं, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये I2 और L2 इतना आ गया। म्यू नॉट I1 I2 इंटू L2 अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, अब अगर हम निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F21 अपॉन L2, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम? न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अभी तो हमने किसकी वजह से निकाला? ये I1 की वजह से I2 पर। अब उल्टा करते हैं, I2 की वजह से I1 पर। तो अलीशा ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट I1 ड्यू टू I2 कितनी होगी? इसको मैं लिख रहा हूं B2।
जो मैग्नेटिक फील्ड I2 ने प्रोड्यूस की I1 की पोजीशन पर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अलीशा? ये कितनी डिस्टेंस है? ये d डिस्टेंस है ना, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। वेरी गुड। अब इसकी डायरेक्शन बताओ क्या है? B2 की डायरेक्शन क्या है? कैसे निकाला ये बताओ जरा। राइट हैंड रूल से कैसे निकाला ये बताओ। क्या किया तुमने राइट हैंड्स के साथ? बोलो। करंट को फिंगर की डायरेक्शन में मत रखो, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो। और क्या मैग्नेटिक फील्ड किधर? थंब की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में रख दिया, फिर क्या किया? तुमने पूरा लॉ बदल डाला। हम फिंगर को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और उनको घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब अपने आप फोर्स की डायरेक्शन में आता है। तो ये दिव्येश किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ये अच्छा मैंने फोर्स की डायरेक्शन बता दी, ये तो फील्ड की डायरेक्शन तो किधर है? आउटवर्ड है इसमें। अब इस पर फोर्स निकालेंगे हम F12 1 पर 2 की वजह से, तो ये आएगा BIL यानी कि B2, करंट I1 और लेंथ कितनी लिख ली हमने? L1। तो F12 इक्वल टू B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d इंटू I1 इंटू L1। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें F12 अपॉन L1 तो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन किधर है फोर्स की? इस फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो ये राइट में है, राइट में आएगी F12। यानी कि ये दोनों वायर एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। और ये फॉर्मूला याद रखना, ये डेरिवेशन आता है इसमें 12th क्लास में। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी। और फॉर्मूला याद रखना म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d है। ये स्कूल में कराया होगा तुम लोगों के। अलीशा तुम्हें कराया था ये? और तुम्हारे यहाँ आरुषि? यस सर, कराएं। हाँ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला तो कराते हैं सभी में। इसमें ये याद रखना कि अगर करंट की डायरेक्शन दोनों पैरेलल वायर में सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और अगर ऐसा होता कि एक वायर हमने बनाया, इसमें करंट यहाँ जा रहा है, दूसरे वाले वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फोर्स लगेगा इन पर एक दूसरे की वजह से, ये F12 F21 इसको मान लेते हैं I1 करंट है, इसमें करंट I2, तो ये फोर्स अपोजिट लगता है, यानी कि ये फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों पैरेलल वायर रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस तुम लोग। आखिरी सवाल है ये अभी का, कि ये अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। एक दूसरा वायर है, इसमें करंट है I2। ये लेंथ है इसकी A, ये डिस्टेंस है A, और वायर की लेंथ कितनी है? B है। ठीक है, तो उसमें निकालना है फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।
इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल वायर देख रहे हो इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। संचित अभी तुम आंसर निकाल के रख लेना, बोलना मत, बाकी लोगों को करने दो। हम्म, Alternate wire क्या इनफाइनाइट वायर पर पे तो करंट अच्छा करते जाओ, कैसे करोगे पहले? जीरो है क्या? नहीं, जीरो नहीं है। संचित तुम बताओ कितना आंसर आया? इंटीग्रेशन जीरो आया? क्यों संचित? इंटीग्रेशन अच्छा। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। लेकिन यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल वायर है इसकी डिस्टेंस तो बदलती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेते हैं इसका dl, और इसमें करंट कितना है? I2 है। तो x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं हम, तो x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। समझ में आया आरुषि? यस सर। ये किसकी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड? इनफाइनाइट वायर की वजह से। कितनी डिस्टेंस पर है ये मैग्नेटिक फील्ड? आवाज फिर आनी बंद हो गई यार तुम्हारी। x डिस्टेंस पर, तो अब इस पर फोर्स कितना होगा एलिमेंट पर B की वजह से? dF इक्वल टू बी आई मतलब कौन सा? I2 dl, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? क्रॉस है, इधर सभी जगह परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है। तो अब ये कितना हो जाएगा? B की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx और I2 इंटू, अच्छा dl ना लेके हमने उसको एलिमेंट को dx लेना चाहिए था। x डिस्टेंस पर एलिमेंट कैसा है? dx है, तो ये I2 dx। ये df फोर्स आया इस पर, और म्यू नॉट I1 I2 तो कांस्टेंट है अपॉन 2π, और ये बचेगा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, और इसको करेंगे अब हम इंटीग्रेट। x कहाँ से कहाँ तक बदलेगा?
ये वायर स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a, और लास्ट में लास्ट एंड पे a की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ तक, ये a प्लस b हो जाएगा। तो f इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, पूरा लिमिट रखने के बाद ये बन जाएगा ln a प्लस बी अपॉन a। ये आंसर होगा इसका। तो इस पर जो फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल वायर पर वो इतना लगा, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln a प्लस बी अपॉन a। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर वायर पे फोर्स निकाल लिया हमने। उससे पहले किस पे था, वो पैरेलल वायर पे था। लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला नहीं, प्रोसेस याद रखना, ये जेई मेंस में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। पैरेलल वायर वाले भी जेई मेन में जाते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला ही हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना मिले तुम्हें। लेकिन आजकल क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक देने लगे हैं स्कूल में, तो हो सकता है वहां भी दे दें। ठीक है, तो आज की क्लास को करेंगे हम यहीं पर कंप्लीट। लेकिन जो है नेक्स्ट क्लास में ना, अभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में ना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा मैं। क्लास में केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तुम लोग डायरेक्शन वायरेक्शन में ना अभी भी गड़बड़ करते हो बहुत। तो एक तो SC वर्मा लेके बैठना, SCV के मैं क्वेश्चन तुम्हारे से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक। अच्छा आरुषि, तुम बोल रही थी तुम्हारा एग्जाम कब होना है, 18 तारीख को? सर मेरा थ्रू तो 17 20 AC तक आ रहा है? इसी रिले ऑप्टिक्स। अच्छा AC और रे ऑप्टिक्स भी पूरा है? अच्छा EM वेव भी है। अच्छा, देखो EMI तो हम कर लेंगे वहां तक, AC EMI तक कर, AC भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है रे ऑप्टिक्स तो नहीं हो पाएगा उतने टाइम वहां तक, सर मैं ट्राई करूँ। है ना? ठीक है, 13 सितंबर को। उसमें कहाँ तक आ रहा है? केवल EMI आ रहा है या EMI तक आ रहा है? अच्छा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की, अच्छा तुमने जो क्वेश्चन गड़बड़ किए हैं तुम्हारे पेपर में, वो सारे क्वेश्चन तो हमने वैसे सॉल्व किए हुए थे। तो तुम ना एग्जाम में घबरा गए, तुम जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए एग्जाम का। तो उसके लिए क्या बाकी पेपर में तो अच्छे आए। तो फिर तुम्हारे जो क्वेश्चन थे जो किए हुए थे वो कर क्यों नहीं पा रहे थे तुम? उसके लिए ना न्यूमेरिकल सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। और न्यूमेरिकल्स तुम्हें कैसे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन लिया आंसर आ गया किसी भी तरह से उसे पीछे छोड़ाया। कई बार आंसर ना हम अंदाज से निकाल लेते हैं, तो पहले उसको ध्यान से समझो कि ऐसी वाली, मतलब उसको टाइम दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस हमारा वो केवल आंसर निकालना नहीं होता है, वो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं उसमें। तो आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, है ना? तो चलो फिर हम और अभी इसलिए ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब हम जरा मैग्नेटिक्स की, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को करता हूँ मैं यहीं से कंप्लीट, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी।